नमस्कार मित्रों। चतुर्थ स्तंभ के द्वारा हम ज़्यादातर पेंशनरों से संबंधित वीडियो बनाते हैं, लेकिन केवल पेंशनरों के नहीं, अन्य विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर भी हम वीडियो बनाते हैं, चाहे वो राजनीति का मामला हो या कोई और ऐसी घटना जो पूरे देश या विश्व को प्रभावित करने वाली हो। वर्तमान में कुछ लोग, जैसे हमारे एक व्यूअर हैं एमडी गुप्ता जी, बोल रहे हैं केवल पेंशनरों के लिए ही बात करो, तो ये तो संभव नहीं गुप्ता जी। आप चाहें तो सब्सक्राइबर अगर हमारे हैं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। कई लोग इस बीच में कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे लिए इस समय पेंशनरों का मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये देश पर जिस तरीके से एक कायराना हरकत की गई है और हिंदुओं को पहले तो केवल गाली दी जा रही थी कि सनातन को इसको समूल विनाश कर दो, डेंगू है, मलेरिया है, वगैरह वगैरह। पुजारियों को मारा गया, साधुओं को पुलिस संरक्षण में मारा गया और देश में जाने क्या क्या राम भक्तों की 2 बोगियां जला दी गई थी 59 उसमें जो राम भक्त थे। और आए दिन हिंदुओं के साथ ऐसा किया जैसे हिंदू मेमना है और उनको, लेकिन ये तो हद कर दी गई। महिलाओं के सामने उनकी पैंट उतरवा के और शारीरिक अंग को चेक करके केवल हिंदू समझ के मारा गया। और हमने इससे पहले अपने वीडियो में कहा था कि जो हिंदू नामधारी लोग हैं बचेंगे वो भी नहीं उनके कहर से, क्योंकि जो वीडियो आ रहे हैं उसमें वो बिल्कुल सामान्य ढंग से बोल रहे हैं कि भाई हमारे धर्म के हिसाब से ये बिल्कुल जायज़ है, ये तो उन्होंने जन्नत जाने का इंतज़ाम कर लिया है। उसको वो न तो कायराना कर रहे हैं और न उनके प्रति नफरत का भाव व्यक्त कर रहे हैं। अब कुछ लोगों की मजबूरी है, जो स्टार हैं, यहीं का खा रहे हैं, बजा रहे हैं, वो चाहें तथा कथित कुछ फिल्मी स्टार हों या क्रिकेटर, उनकी तो मजबूरी है कि वो कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन खुल के कोई नहीं बोल रहा है। और कई लोगों ने तो जवान में जीप लगा रखी है, चाहे वो स्वनाम धन्य बिग बी कहलाते हों, सदी के महानायक, हम तो उनको महानालायक कहेंगे। कई ऐसे एक्टर हैं, लेकिन हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों से, नाचने गाने वालों से देश नहीं चलता है, लेकिन हमारे बहादुर सैनिक बिल्कुल इसका हिसाब बराबर ही नहीं करेंगे। एक ऐसा कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है जो पाकिस्तान का नक्शा निश्चित तौर से बदल देगी, और हमने उस पर वीडियो डाला था। हमारे एक और मित्र हैं व्यूअर धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, उन्होंने जेसीएम की मीटिंग को लेके कह दिया कि भाई 23 को नहीं 22 को मीटिंग हुई है और अब 22 मई को होगी। भाई श्रीवास्तव जी, मीटिंग तो 23 को ही होनी थी, हुई भी कि नहीं हुई, हमने संदेह जाहिर किया, हमने जानकारियां जुटाई, कोई भी इस संबंध में बात नहीं कर पा रहा। हमने ये बोला था मीटिंग के ठीक पहले, जेसीएम के मेंबर जो थे उनसे एनडीटीवी संवाददाता ने बात की तो वो हमने बताई भी थी। अब आपकी जानकारी अगर कोई है 22 की मीटिंग हुई है तो उसका कुछ ठोस सबूत दीजिए, तो ही हम मान पाएंगे, नहीं तो हमारे हिसाब से 23 को हुई है और ये हम खम ठोक के बोल रहे हैं। आप 22 को बोल रहे हैं तो 22 का प्रूफ दीजिए। खैर वो छोड़िए, बात हम बड़े लेवल की कर रहे हैं। हमने बहुत डिटेल में वो बातें बताई जो अन्य चैनल वाले नहीं बताएंगे। हमने बोला था पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे। बलूचिस्तान 44% आबादी, 44% क्षेत्रफल वाला प्रदेश है, वो अलग होने को बेताब है। खैबर पख्तूनख्वा जो कि मात्र 9.1% क्षेत्रफल वाला है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण, तालिबान उसको अलग कराने पे लगा हुआ है। सिंध प्रांत जो पंजाब के बाद दूसरा सबसे संपन्न है, जहाँ की कमर्शियल कैपिटल जो है कराची है, वो भी अलग होने को तैयार है। और पीओके तो ऑलरेडी भारत का है ही, तो पाकिस्तान में केवल पंजाब सूबा बचेगा और वो भी हो जाएगा बंजर, क्योंकि भारत ने जो अभी बिना युद्ध किए वाटर वार जो कर दी है, तो ये वाटर वार वाटर बम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसका ट्रेलर ये है कि अभी पीओके में, क्योंकि अभी तो वो पाकिस्तान के कब्जे में, वो जो सिंधु नदी का पानी है वो पीओके में जाके फिर भारत में आके फिर पाकिस्तान जाता है। तो भारत पानी पीओके से पहले भी बंद कर सकता है क्योंकि वो भारत में है, और उसके बाद भी पीओके के आने के बाद फिर बंद कर सकता है। तो अभी उसने पानी वहाँ का छोड़ के यहाँ से बंद किया है, तो पाकिस्तान में तो जाएगा नहीं पीओके में। लेकिन मुजफ्फराबाद में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बाढ़ से त्राहिमाम हो रहा है।
और उधर कुछ ही हफ्तों में जो पानी के लिए, क्योंकि भारी गर्मी है, किल्लत होने वाली, त्राहिमाम होगी। तो खैर ये तो स्ट्रेटजिक लड़ाई है। उधर पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द कर दिया। अब बोलो, शिमला समझौता में तो इंदिरा गांधी ने बाहबही बटोरी और सब कुछ पाकिस्तान के हवाले कर दिए। 93,000 जो बंदी सैनिक थे, सशस्त्र सैनिक, उनको छोड़ दिया और बदले में हमारे 500 से 1000 के बीच में जो युद्धबंदी थे उनकी खोज खबर नहीं ली, आज तक नहीं ले पाई सरकार। तो कुल मिला के पाकिस्तान ने ही सब कुछ उसमें हासिल किया था, कहने को केवल कि हमने जीत हासिल की। 5-6 करोड़ बांग्लादेशी घुस आए और उसके बाद हीनियस क्राइम देश में शुरू होने लगा। देश ने उससे केवल बर्बादी और क्राइम पाया, बाकी क्या पाया, खैर वो बात की बात है। लेकिन बात आज की है कि मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली है कि हमारा देश उसमें नुकसान में रहे, क्योंकि जो वहाँ पानी, भारत का पानी जिस पर भारत का अधिकार था वो भी उसे दे रहा था, समझौते के बाद भी अपने हिस्से का पानी भी दे रहा था। और हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में पानी को लेके आपस में तलवारें खिंच जाती हैं आपस में। राजस्थान हमारा जो मरुस्थल है उसको भी हरा भरा करने की ताकत उस पानी में, इतना पानी तो उसका उपयोग होगा। लेकिन हम आपको बता दें, शिमला समझौता जब हुआ था 1971 में, तो बेनजीर भुट्टो भी आई थी, भुट्टो के इधर संजय भी गए थे, बहुत सारी कहानियाँ चली थी। लेकिन बचपन में, तब हम लोग बचपन में थे और उस समय सुना था कि सर्दी, अगर शिमला का मतलब सर्दी और सर्दी का मतलब रजाई, रजाई का मतलब रुई, कपास, कपास के लिए खेती, खेती के लिए ज़मीन और ज़मीन के लिए लड़ाई, और लड़ाई के बाद समझौता और समझौते के लिए शिमला। ये बचपन में हमने सुना था। तो वो शिमला समझौता रद्द करने से कोई भारत को नहीं बल्कि न फायदा है। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो नेहरू ने अपनी, अब क्या बोले, वो तो एडवीना के चक्कर में थे, बाकी उन्हें क्या लेना देना, जैसा उनने बोला वैसा वो करते गए। आप ये बताइए, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो भारत की सीमा से लगा हुआ ही है और पाकिस्तान के किस काम का, उससे वो फायदा केवल उठा रहे हैं। वो खालिस्तानी आतंकवाद को प्रमोट करने का काम उससे करते हैं। वो करतारपुर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन पंजाब के लोग दूरबीन से करते हैं। उसको मिलाने का 71 में पूरा मौका था, तब भी नहीं मिला है। 47 की गलती को सुधारा जा सकता, लेकिन अगर अब युद्ध होगा तो एक बात तो तय है कि बाकी ज़मीन तो भारत पीओके की मिलाएगा। इधर एक करतारपुर गुरुद्वारा साहब जो सीमा से लगा हुआ है, वहाँ की हलचल यहाँ से देखी जा सकती है, उसको भारत में मिला लेना चाहिए और भारत ऐसा मौका छोड़ेगा भी नहीं। इसके अलावा बता दें कि जहाँ तक लड़ाई की बात होती, परमाणु बम की धमकी की बात होती, परमाणु बम को रखने का व्यवस्था है, ज़्यादातर उनके पंजाब प्रांत में ही है। लेकिन सुनने में भी आ रहा कुछ बलूचिस्तान और सिंध में भी एक एक उनके आइड हैं, लेकिन पंजाब में उनका रख रखाव है और उसमें रेडिएशन होता है तो बहुत सावधानी से रखा जाता है। तो जब अगर उसको निकालेंगे उस बंकर से जहाँ वो बहुत सुरक्षित रखी गई हैं, तो वैसे ही उसके रेडिएशन को हमारे जासूसी उपग्रह डिटेक्ट कर लेंगे। साथ में इजराइल भी मदद करने को तैयार है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। पहली बात तो उसकी औकात नहीं है उसको लॉन्च करने की। वो लॉन्च पैड पे ले जाने के लिए जैसे ही निकालेगा भारत को पता लग जाएगा, भारत चाहेगा उसको वहीं पे ख़त्म कर देगा। पहली बात, इजराइल भी इसके लिए भारत की मदद करने को तैयार है। और उसके अलावा अगर मान लिया किसी तरीके से वो बार हेड के रूप में उसको लॉन्च पैड के ऊपर तैयार करके और उसको भारत के ऊपर दाग भी देता है मिसाइल को, तो भारत के पास S-400 जैसा रक्षा कवच है जो किसी भी ऐसे हमले के लिए ही लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने अगर एक बार भी ऐसा दुस्साहस किया तो भारत पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा। और विशेषकर इनके जो पंजाबी सूबा, जो कि आबादी उसमें 50% है और सेना का पूरा गढ़ है, भगदड़ मची हुई है। सेना के और जितने भी ताकतवर देश के लोग हैं वो सब अपने परिवार को बाहर भेज रहे हैं धड़ाधड़, और विमान की वहाँ किराया जो है 10 गुना तक बढ़ चुका है। तो कुल मिला के भगदड़ मची हुई है।
बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये इस समय बेहद ज़रूरी है। लेकिन केवल कश्मीर में ही आस्तीन के सांप नहीं, वो तो डिक्लेयर्ड थे 1990 में उन्होंने किया था। और श्रीनगर का जो वर्तमान सांसद है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसने भी अभी जहर उगला था। इन्हीं बातों को लोग, जो घटना हुई इसी के लिए उसने उकसाया था। तो एक तो उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। दूसरी बात, देश में जगह जगह पाकिस्तान, पॉकेट पाकिस्तान बने हुए, केवल नूह मेवात ही नहीं, केवल बंगाल ही नहीं, भारत के हर देश, हर शहर में भी पाकिस्तान है। कहीं बहुत छोटा होगा। उसने बोला था ना राशिद ने कि पाव पाव भर के बम है, तो यहाँ पाव पाव के भी पाकिस्तान है। तो इन सभी पाकिस्तानों को चिन्हित करके बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी कि कश्मीर में अब हो रही है। वहाँ पे ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को नेस्तानाबूद किया जा रहा है। और देश में जितने भी आस्तीन के सांप पल रहे हैं, जो खुले हैं या छुपे हैं, उनको सबको, वो कोई भी नामधारी हो, क्योंकि खतरनाक ज़्यादातर जो हैं हिंदू नामधारी उनके मददगार हैं। और वो कहीं पकड़े जाते तो बोलते हिंदू भी पकड़ा गया। अरे हिंदू काहे का? वो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। तेजस्वी हिंदू हैं क्या? अखिलेश हिंदू हैं क्या? राहुल हिंदू हैं क्या? केजरीवाल हिंदू हैं क्या? ममता हिंदू है क्या? काहे के हिंदू? नाम हिंदू है का काम तुम्हारा कैसा? मेन तो काम से जाना जाएगा ना। तो कुल मिला के इनके चट्टे बट्टे, जितने मस्जिद, जितने मदरसे, जितने संदिग्ध घर हैं, एक एक की तलाशी का अभियान जारी कर देना चाहिए। कम्बिंग ऑपरेशन भारत के अंदर इन मिनी पाकिस्तानों के लिए भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि कश्मीर में कोई बड़ी घटना हो इससे पहले। और एक बात और है, आपातकाल की पूरी तैयारी करके रखें। अगर कोई बात हो, युद्ध की स्थिति बने, तो देश में पूरी तरह से आपातकाल लगाया जाए, क्योंकि आपातकाल लगा के ही आप देश के अंदर के दुश्मनों से निपट पाएंगे। नहीं तो पाकिस्तान के दुश्मनों से तो सेना निपटेगी। सेना हमारी सक्षम है, लेकिन नेताओं की इच्छा शक्ति, यहाँ का पुलिस प्रशासन सब मिला हुआ है। ये जो गो धन बिखरा पड़ा है सड़कों पे और इधर उधर, ये मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा उनके लिए एसेट है। वो उससे महंगी महंगी करोड़ों की कार में उनको भर के ले जाते हैं, और वो बिना पुलिस की मिलीभगत से नहीं हो सकती। तो ये जो पुलिस प्रशासन है, इसमें जंग लगी हुई। इनके इरादे वैसे नहीं है कि ये वो कर पाएँ। लेकिन हिंदुओं को जागना होगा। अपने अपने मोहल्लों में आप समितियां गठित करें। हम लोग किसी पे हमला करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधियां नज़र आती हैं और कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है, तो तुरंत उसको पुलिस में जो है आप सूचना दें। और पुलिस को भी आप आंदोलन करके और जगह जगह जाके अपने प्रतिनिधियों से उन पर दबाव बनाएं कि इस मामले में अगर हरकत पाई गई तो आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो कुल मिला के हम सबका भी कर्तव्य है, क्योंकि देश एक निर्णायक जो है दौर में पहुंचा हुआ है, जिससे अब वो जो टर्निंग आएगी, अभी तो कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन उसके बाद बहुत खुशहाली, बड़ी वाली खुशहाली इंतजार कर रही है। देश की आज़ादी की लड़ाई में हमने बहुत कुछ उत्सर्ग किया, आहुतियाँ दी, प्राणों की भी आहुतियाँ दी। धन संपत्ति तो सेकेंडरी है। तो इस समय देश के लिए कुछ करने का मौका है, और गद्दार जो हमारे आसपास के उन्हें चिन्हित करने का काम हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में तो कोठे वालियों ने भी सहयोग किया था, जिनको वेश्या कहा जाता था। लेकिन आज कोठा कल्चर डेवलप हो रहा, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, जो फलाना बुड ढिकाना बुड, ये स्टार वो स्टार, ये नेता वो अभिनेता, ये कोठा कल्चर जो राहुल ने मोहब्बत की दुकान खोली है, उसको कोठा ही बोलते हैं। जहाँ पैसे से मोहब्बत खरीदी जाती वही कोठा होता है। तो पूरा देश कोठा कल्चर में कहीं न कहीं घिरा हुआ है। इन कोठा कल्चर वाले लोगों को चिन्हित करने का काम नागरिकों का है, और सक्षम अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई जाए, उनके ऊपर कार्रवाई कराएं। आपको जागने की ज़रूरत है, नहीं तो हश्र तो वैसा ही होना है। क्योंकि आप तो खुलेआम, आपसे कलमा नहीं पढ़वाया जाए। आपको बंगाल में चिन्हित करके घरों पे निशान लगा दिया गया था, क्योंकि वहाँ वो पहचाने हुए थे। सैलानियों में पहचान नहीं थी, इसलिए उनसे कलमा पढ़ा के उसके बाद भी उनकी पैंटें उतरी हुई मिली थी। तो आप जो है कम से कम बचाव की कोशिश तो करो। हालांकि स्थिति बेहद खतरनाक है,
वो इस तरह से उन्होंने प्लान किया है गजवाए हिंद का। केवल यही एक अवसर ऐसा आ गया है कि हमारे उन 26 महान भारतीयों की कुर्बानी अब व्यर्थ न जाए और इतिहास में उनकी कुर्बानी को हमेशा यादगार बनाया जाए। उसी तरीके से जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी उसका प्रतिफल देश को तो नहीं मिला, लेकिन इन 26 लोगों की कुर्बानी देश को बहुत बड़ा प्रतिफल देने की ओर बढ़ रहा है। और मोदी का नेतृत्व है, योगी जैसा सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री है, हेमंता बिश्व शर्मा सबसे खतरनाक प्रदेश में मुख्यमंत्री है। तो ये सब लोग मिलके, ये ईश्वरीय संयोग है, प्रभु राम की कृपा है। लेकिन इसके लिए हम अपने थोड़े से लालच को, चाहे वो पेंशनर हों, कर्मचारी हों, व्यापारी हों, भामाशाह ने भी याद करो, बनियों को बहुत माना जाता, मुनाफे के लिए मिलावट, कम तौल, ये सब माना जाता था। लेकिन भामाशाह बनियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि उन्होंने राणा प्रताप को अपना जीवन भर की संचित कमाई दे दी थी अकबर के खिलाफ लड़ने के लिए, मुगल आक्रांताओं मलेच्छों से लड़ने के लिए। तो आज सब कुछ हमारा जब अस्तित्व इस संकट में है तो हमें भी जो भी करते बने, सोशल मीडिया पे अभियान चलाएं, मोहल्ले में कमेटियां बनाएं, लगातार जागरूक एकजुटता दिखाएं, ताकि मैसेज ये जाए कि हिंदू अब एक है, और एक है तो नेक है और सेफ है, और अगर बटोगे तो कटोगे, कोई नहीं बचा सकता।